नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हम पहले जान लेते हैं कि दक्षिण एशिया है क्या, यानी कि दक्षिण एशिया का जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, जो दक्षिण एशिया का शब्द है इसका उपयोग बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान को इंगित करने और श्रीलंका को इंगित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दक्षिण एशिया का ये जो शब्द है इसको किन किन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कि जो ये देश आपको में दिख रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और मालदीव, श्रीलंका, इन सारों देशों को इंगित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण एशिया। यानी दक्षिण एशिया का मतलब क्या? वे देश जो एशिया के दक्षिण में उपस्थित हैं उन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया कहते हैं। और दक्षिण एशिया में जो देश है उनकी संख्या कितनी है? दक्षिण एशिया में मौजूद देशों की संख्या 7 है। यानी कि जो जितने भी देश हैं आप गिन लेंगे कितने हैं ये दक्षिण एशिया के देश? 7 हैं। यानी कि ये 7 देश हैं और ये एशिया में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। देखिए, इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कभी-कभी शामिल कर लिया जाता है। यानी कि जो अफगानिस्तान आप देख रहे हैं इसको, और जहाँ पर ये म्यांमार है इस तरफ, उसको भी कभी-कभी इस क्षेत्र की चर्चा में शामिल कर लिया जाता है दक्षिण एशिया में। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम 7 ही देश को मान के चलेंगे। उसमें हम अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ हम इन्हीं सब 7 देशों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चीन भी जो है दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन उसको क्या होता है? दक्षिण एशिया में नहीं गिना जाता है। यानी कि जो चीन है वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है। भले ही एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में है दक्षिण एशिया में, लेकिन इसको दक्षिण एशिया के देशों में क्या किया जाता है? नहीं गिना जाता है। तो देखिए, जो दक्षिण एशिया है उसकी राजनीतिक व्यवस्था को देखने से पहले हम आइए एक बार जान लेते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसे है। देखिए, दक्षिण एशिया के उत्तर, देखिए इसके उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय पर्वत है। यानी कि दक्षिण एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये ऊपर यहाँ पर हिमालय पर्वत है यहाँ पर, और इसके क्या है? इसके दक्षिण में क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर है पूरा, ठीक। और इसके पश्चिम में अरब सागर है। यानी कि आप यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। देखिए, जो इसका पूरब एरिया है यहाँ पर, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, जो क्या करती है? जो इसकी भौगोलिक स्थिति को क्या करती हैं? विशिष्टता प्रदान करती हैं। यानी कि जो ये सब मौजूद हैं जितने भी यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र, और सब क्या करते हैं? इसको एक भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। किस क्षेत्र को? दक्षिण एशिया को। देखिए, यह भौगोलिक विशिष्टता इस महाद्वीप के भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन की आधार है। यानी कि जो इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं वह इसके क्या है? भाषाई और सामाजिक विविधता का आधार है। किसका? दक्षिण एशिया का। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि दक्षिण एशिया में पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक प्रणाली कैसी है उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें क्या है? सब में अलग अलग प्रणाली है। जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक प्रणाली का मतलब क्या है कि वहाँ पर शासन कैसे चलता है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी मतलब सत्ता में है केंद्र में, तो यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जैसे स्टेट में भी होता है, तो यानी कि कैसा शासन है? लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, सैनिक शासन है, तो कैसा शासन है? इसी को बोलते हैं राजनीतिक प्रणाली। तो जो दक्षिण के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सब जगह एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहने का मतलब है हर एक जगह अलग अलग राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। तो राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे हैं, तो हम इसको एक बार छोटे से ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में जानकारी उनका ले लेते हैं। देखिए, जो भारत और जो श्रीलंका है उनमें क्या है? आज़ादी के बाद से क्या है? लोकतंत्र है। यानी कि भारत और श्रीलंका जब से आज़ाद हुए तब से उन दोनों देशों में क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन रहा है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र रहता है तो कभी क्या रहता है? सैन्य शासन रहता है। सैन्य शासन मतलब क्या? मिलिट्री रूल। और जो नेपाल है वहाँ पर सन 2006 तक का क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन जो 2008 था उसमें क्या हुआ? वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई। यानी कि सन 2006 के बाद वहाँ पर सन 2008 में लोकतंत्र की बहाली लोगों द्वारा की गई। कहाँ पर? नेपाल पर। और जो भूटान एक छोटा सा देश है दक्षिण एशिया का, वो 2008 में क्या हुआ? संवैधानिक राजतंत्र बना। यानी कि भूटान भी 2008 में संवैधानिक राजतंत्र। देखिए, 1968 का जो मालदीव था ये भी जो एक दक्षिण एशिया का देश है, वो सल्तनत हुआ करता था। लेकिन फिर 1968 में क्या हुआ? एक गणतंत्र बन गया और शासन की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्या किया? अपना लिया, ठीक। लेकिन क्या हुआ? देखिए, 2005 में क्या हुआ? जून की 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में अपना मतदान किया। और जो वहाँ पर मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी वहाँ पर क्या हुआ? बहुदलीय प्रणाली को भी स्वीकार किया गया। और जो यहाँ पर है एक
एमडीपी पार्टी है उसका क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स में वर्चस्व रहता है और सन 2018 के चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी रही। इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमडीपी, यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो पार्टी है इसका मालदीव में क्या है, वर्चस्व है और इसने सन 2018 के चुनाव को भी क्या किया है, जीता है। अब देखिए दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिश्रित रहा है, फिर भी जनता इसकी आकांक्षाओं में सहभागी है। यानी कि जो दक्षिण एशिया है उसमें लोकतंत्र का रिकॉर्ड हम देखते हैं थोड़ा मिश्रित है, लेकिन तब भी जनता क्या करती है, लोकतंत्र में ही विश्वास करती है। हालांकि हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 5 बड़े देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। जैसे कि हम अभी एक हालिया में सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें वहां पर सर्वेक्षण किया गया कि आप किस प्रकार के शासन को पसंद करते हैं, तानाशाही को पसंद करते हैं कि लोकतंत्र। तो वहां पर अधिकतर लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र के मत में अपना मत प्रस्तुत किया। तो आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं, मैंने इस सर्वे का लगा रखा है, देखिए ये यहाँ पर अधिकतर लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र में अपनी सहमति जताई। अब देखिए दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र के बारे में यह प्रचलित भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। देखिए ऐसी मतलब प्रचलित ऐसी बातें थी कि क्या जो लोकतंत्र है सिर्फ जो धनी देश हैं, जो धनी देश हैं वहां पर ही क्या कर सकता है, जो लोकतंत्र है वो अच्छे से चल सकता है। जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं वहां पर लोकतंत्र नहीं टिक सकता है। लेकिन जो दक्षिण एशिया का अनुभव रहा है लोकतंत्र का, उससे यह सिद्ध होता है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल नहीं सकता है, अन्य देशों में फल फूल सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका देश धनी हो तब तभी आपके यहाँ लोकतंत्र एक सफल शासन प्रणाली के रूप में उभरेगा। यानी कि विकासशील देशों में भी लोकतंत्र एक सफल शासन प्रणाली के रूप में उभरा है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ। यानी कि पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कि वहाँ की पॉलिटिक्स कहती है। देखिए पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान में क्या है, कभी कभी सैन्य शासन रहता है और कभी कभी लोकतांत्रिक शासन वहाँ पर रहता है। तो ये कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या हुआ है आज़ादी से लेकर अब तक, तो हम इसको अब आपको बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के सब्जेक्टों के वीडियो के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप हिंदी मीडियम के सभी, चाहे सोशियोलॉजी हो या आपका इकोनॉमी हो या इतिहास हो या राजनीतिक विज्ञान, सभी विषयों के क्या हमारे यहाँ वीडियो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों हम आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना मेहनत से मैप लगा के फोटो लगा के वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं सबके लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में कैसे वहाँ पर सैनिक शासन रहा और कैसे लोकतांत्रिक शासन वहाँ पर रहा। देखिए पाकिस्तान के पहले संविधान बनने के बाद देश की शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। जो जनरल अयूब खान थे, जब उन्होंने क्या किया, देश की जो शासन की बागडोर सबसे पहले अपने हाथों में ली थी और जल्द ही अपना क्या करवा लिया, निर्वाचन करवा लिया। यानी कि पहले तो अपनी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली अलोकतांत्रिक तरीके से, फिर उसके बाद क्या किया, अपना निर्वाचन भी उन्होंने करवा लिया, यानी कि अपना इलेक्शन भी उन्होंने क्या किया, करवा लिया। देखिए उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और जनरल यहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली और सैन्य शासन की स्थापना किया। यानी कि देखिए जब उनका जो शासन था बहुत अलोकतांत्रिक था, तो उसके खिलाफ लोगों का क्या हुआ, गुस्सा भड़का, लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया, विरोध प्रदर्शन किए। तो उससे क्या हुआ, जो जनरल यहिया खान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और इससे क्या हुआ, वहां पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। यानी कि अब जनरल जो यहिया खान थे उन्होंने वहां पर क्या किया, सैनिक शासन की स्थापना किया। कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक, अब देखिए यहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेशी संकट का सामना करना पड़ा और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। यानी कि जो जनरल यहिया खान का शासन का काल था, उसी दौरान क्या हुआ, पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि बांग्लादेश संकट क्या था, जिसमें बांग्लादेश ने क्या किया, वहां पर विद्रोह जताया कि हम आप पाकिस्तान में हम सम्मिलित नहीं रहेंगे, हमें एक अलग देश के रूप में करना है, अपने पहचान बनानी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1971 में इसी को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। तो यानी कि ये सब किसके रिजीम में हुआ, किसके शासन में हुआ, यहिया खान के रिजीम में हुआ, यानी कि यहिया खान के शासन में हुआ। यानी कि खान के शासन में 2 बड़े संकटों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। पहला तो बांग्लादेश संकट और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ, टूटकर एक अलग स्वतंत्र देश बना और जो बांग्लादेश कहलाया। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान टूटने के बाद क्या हुआ, एक अलग देश बना और वो बांग्लादेश कहलाया। जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान में पहले 2 हिस्से थे 1971 तक, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो ये था, ये 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। यानी कि वहाँ पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। और ये किसके दौरान हुआ, किसके शासन के काल के दौरान हुआ, ये जनरल
यहिया खान के शासन के दौरान के दौरान हुआ। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 1971 में क्या होता है, वर्ष 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार चुनकर आती है और 1977 तक कार्य करती है। यानी कि 1971 के 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। यानी कि सैनिक शासन का समाप्ति हुई और 7 सालों के लिए क्या हुआ, एक निर्वाचित सरकार पाकिस्तान में आई। लेकिन फिर देखिए फिर वही होता है, जनरल जियाउल हक क्या करते हैं, 1977 में इस सरकार को गिरा देते हैं और सैनिक शासन की स्थापना करते हैं। यानी कि जो देख सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये हैं, इनकी सरकार जो 1971 में बनी थी और उसको क्या किया गया, 1977 में जनरल जियाउल हक द्वारा क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया और फिर से सैनिक शासन की स्थापना हुई। अब पाकिस्तान में दोबारा एक बार पुनः जान लीजिए आप, 1977 में क्या हुआ, सैनिक शासन की स्थापना हो गई। कभी-कभी ये पेपर में आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार कब गिराई गई थी, तो आप याद रखिएगा 1977 में गिराई गई थी। ठीक, अब देखिए लेकिन क्या होता है, इनका सैनिक शासन भी बहुत दिन तक नहीं चल पाता है जनरल जियाउल हक का। उसके बाद क्या होता है, लोग इनके शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगते हैं। तो क्या होता है 1982 में, 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का सामना करना पड़ता है। यानी कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन होते हैं पाकिस्तान 1982 में और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी सरकार को बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ता है और इसके फलस्वरूप 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनती है। यानी कि 1988 में क्या होता है, फिर से वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में चुनकर आती है। अब उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए जो पाकिस्तान के इसके बाद की जो राजनीति थी, वो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द-गिर्द घूमती रही। यानी कि जब अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी, वो जो बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी पीपीपी, यानी कि ट्रिपल पी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। आप यहाँ पर इसका लोगो भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया उसका जो सिंबल है। तो इसके और इसके मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ, इसकी जो राजनीति हुई पाकिस्तान की, वो आपसी होड़ में चलती रही। ठीक, लेकिन देखिए निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक ही कायम रह सकी। यानी कि जो निर्वाचित सरकार की यह अवस्था थी, वो सिर्फ 1999 तक ही कायम रह सकी। 1999 में क्या हुआ, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। यानी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1999 में, कौन थे, नवाज शरीफ थे। उनको क्या किया, परवेज मुशर्रफ जो सेना के जनरल थे, उन्होंने क्या किया, हटा दिया और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। और जो परवेज मुशर्रफ जो जनरल था आर्मी का, उसने क्या किया, अपना जो निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। पाकिस्तान के सेना का शासन रहा, पाकिस्तान में सेना का शासन रहा, लेकिन क्या हुआ, जो पाकिस्तानी सेना थी उसने समय समय पर क्या किया, चुनाव करा के रहे और खुद को क्या किया, एक लोकतांत्रिक शासन दिखाने के लिए ढोंग रचते रहे। यानी कि जो पाकिस्तान में तो हमेशा सेना का शासन रहा, लेकिन उसने क्या किया, समय समय पर चुनाव करवाते रहे और इस ताकि क्या हो, लोगों को सरकार में भरोसा बनी रहे, जिससे लोग सोचे कि ये तो चुनाव अच्छे से हो रहे हैं, सरकार भी अच्छे से चल रही है। सिर्फ वो अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए क्या किया, जो वहाँ की सेना थी वो क्या की, चुनाव करवाती रही, लेकिन सेना पर राज किसका था, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का था, जो देश को क्या करती थी, गवर्न करती थी। अब देखिए 2008 में पाकिस्तान लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे थे। यानी कि 2008 से क्या है, पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। यानी कि 2008 के बाद से वहाँ पर जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं पाकिस्तान में और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता वहाँ पर शासन कर रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली अस्थायी क्यों रही, यानी कि जो पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न रहने के कारण क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यानी कि जो पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं रहता है, कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी तख्ता पलट हो जाता है, तो इसके बारे में मतलब कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ये मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से क्या है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है। तो कौन से मुख्य कारण है, अब इसको हम जानेंगे। देखिए पहला जो मुख्य कारण है, यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अफजलों का सामाजिक दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। देखिए जो पाकिस्तान ना, वहाँ पर जो सेना है और जो धर्मगुरु है और जो भूस्वामी है, भूस्वामी मतलब क्या है, जो बड़ी-बड़ी जो जमींदार है, इनका क्या है, वहाँ के समाज में क्या है, बहुत ज़्यादा दबदबा है, वहाँ की राजनीति बहुत ज़्यादा दबदबा है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये बार-बार जो निर्वाचित होकर सरकार आती है इलेक्शन के माध्यम से उसको गिराकर सैनिक शासन को क्या करते हैं, कायम करवाते हैं। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान के
भारत के साथ क्या रहती है, तनातनी रहती है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। यानी कि जो पॉलिटिशियन का ग्रुप है वो सेना के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ जाता है? क्योंकि भारत की बार-बार सेना भारत की और पाकिस्तान की अधिकतर क्या रहती है, तनातनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेना को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक? अब देखिए, अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि राजनीतिक दल व लोकतंत्र की खामियों से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब मतलब जो ये लोग चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान में सैनिक शासन है, वो दलील देते हैं कि जो ये लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे क्या होगी, यहाँ पर हमारी सुरक्षा को क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, थ्रेट आएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारे यहाँ खतरा हो जाएगा हमारे देश की सुरक्षा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये दलील देते हैं कि सैनिक शासन बना रहे। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं रहा, फिर भी वहाँ पर क्या है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन में क्या है, लोगों का जज्बा कायम है, यानी कि लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक शासन में क्या है, अब भी बना हुआ है पाकिस्तान में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्वतंत्र प्रेस और मजबूत मानवाधिकार आंदोलन मौजूद हैं। इसीलिए क्या है, वहाँ पर अभी लोकतंत्र का जो जज्बा है, मजबूती से सब कायम है। लोगों का लोकतंत्र में अभी वहाँ पर पाकिस्तान में विश्वास है। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र न कायम होने के और अन्य कई कारण हैं, जैसे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान में इस प्रकार का नहीं है कि वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बने। जैसे अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। जैसे अमेरिका अमेरिका हो गया और अन्य वेस्टर्न जो कंट्रीज हो गई, उन्होंने क्या किया, जब जब उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति की जरूरत पड़ी हुई है, तब तब उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान में सैनिक शासन को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। यानी कि उन्होंने जब जब अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए उनका मतलब कोई भी ऐसी इंस्पिरेशन होती थी जिससे पाकिस्तान में सैनिक शासन से उनके फायदा होता, तो उन्होंने क्या किया, तब तब अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने वहाँ पर पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। इन सब की वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र सही से कायम नहीं हो पाया है। अब देखिए, आपको हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे पढ़ते रहिए, आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब आप हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें हम जानेंगे कि जो अन्य देश हैं दक्षिण एशिया के, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इन सब में राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे हैं। तो आपको मिलते हैं हम पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए पढ़ लो। धन्यवाद।